चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना आजीविका सेट, जो कि हमारा इस क्रम में अगला लेक्चर है। टॉपिक वाले लेक्चर हम कर रहे हैं अभी। अब हम टॉपिक देखेंगे एग्जाम के पर्पज से, ओनली फॉर प्रीलिम्स, जो कि अभी बिहार वाले बच्चों का है। हालांकि यूपीएससी, मैं हिस्ट्री को कंप्लीटली पढ़ा रहा हूँ, जिसमें यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के स्टूडेंट चीज़ों को देख सकते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा उसको लिंकेज करके ऐसे पढ़ाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उससे मैंने डेटा गैदर किया है, और उससे हमने चैप्टर को फॉर्मुलेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। आपको बस समझना है और बने रहना है यहाँ इस वीडियो में। देखिए, तो आजीविका सेट, इसके फाउंडर कौन थे? नंदवाचा। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके मेंबर्स थे वो थे मखाली गोसाला। और माफ कीजिएगा, मैंने शायद पिछले किसी लेक्चर्स में, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था कि मखाली गोसाला इसके फाउंडर है आजीविका सेट के। वो गलत था एक्चुअली। आजीविका सेट के जो फाउंडर थे वो थे नंदवाचा, मिखाली गोसाला। अब इनके बारे में कहा जाता है, मिखाली गोसाला के बारे में एग्जाम में भी पूछ सकता है ये, महावीर से, यानी कि जो जैनिज्म के फाउंडर थे, सॉरी जैनिज्म के नहीं, जो जैनिज्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, उनसे सबसे पहली बार मिलने वाले कौन थे? मखाली गौशाला। कहाँ मिला था इन्होंने? नालंदा में, तो ये याद रखिएगा। गौशाला फिर कहाँ जाते हैं? श्रावस्ती, है ना। जब ये प्रचार प्रसार के क्रम में होते हैं, जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? श्रावस्ती जाते हैं, और वहां पे इनकी मुलाकात एक पॉटर से होती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस थे, ये सब आपके क्वेश्चंस के ही पार्ट है जो आपसे पूछे जाएंगे और पूछे गए हुए हैं, और ये चैप्टर्स के। तो वहाँ पे एक पॉटर वुमन से मिलते हैं, एक महिला होती है जो मिट्टी की बर्तनें बनाती है, जिसको हम पॉटर कहते हैं, वो मिलती है, उसका नाम क्या था? हलाला। तो ये क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे बिहार वाले आपसे? अगर बीपीएससी में क्वेश्चंस आता है, इवन यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि मिखाली गौशाला मेट टू होम ही मेट फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको क्या आएगा? नालंदा, ये महाविहारा नालंदा में, और ही पेट्रोनाइज्ड बाय, किसके द्वारा पेट्रोनाइज किए गए थे? इनका जो हर धर्म का एक अपना पेट्रोनाइजर था, जैसे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म को प्रचार प्रसार किया। अशोका ने अपने टाइम में बहुत ऊपर तक किसको ले गए? बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया और ले गए। हर्षा ने किया। उस तरीके से इसको, इस धर्म को, यानी कि आजीविका सेक्ट को जो पेट्रोनाइज करने वाले, या ठीक है, इसको जो जगह दी वो कौन थे? हला हला। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिलीव, किस चीजों पे बिलीव करते थे? क्योंकि ये देखिए हेटेरोडॉक्स सोसाइटी थे, हेटेरोडॉक्स सोसाइटी के एक पार्ट था, तो आपको मैंने बता दिया था कि क्रिएटर गॉड और इन चीजों पे तो बिलीव करेंगे नहीं। ये किस पे बिलीव करते थे? डेस्टिनी पे, यानी कि ये भी किस पे बिलीव करते थे? नियति पे। तो पहला कि नियति पे बिलीव करते थे, और दूसरी बात इनका जो था कि री एनिमेशन, देखिए रीबर्थ नहीं है, री एनिमेशन लिखा हुआ है। री एनिमेशन का मतलब क्या था? ये मानते थे कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो एक शरीर उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो ये क्या थे? रीएनिमेशन की बात करते थे। देखो क्या था इसका मतलब, क्या होता है? वंस पर्सन सोल्स, एक इंसान का जो आत्मा है, जो शरीर है, वो किसी दूसरे डेड बॉडी के अंदर जाके एंट्री कर सकता था। तो इस पे ये बिलीव करते थे। तो ये बड़ा ही फैक्चुअल सा बात है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, बीपीएससी भी अब उसी राह पे है, और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछने लगा है, तो ये आपको आ सकता है। नेकेड एस्थेटिक थे, ठीक है, नग्न अवस्था में रहते थे, वस्त्र धारण शायद नहीं करते थे ये। उसके अलावा नियति, जो मैंने बात बताई कि डेस्टिनी पे, नियति पे भरोसा करने वाले लोग थे, और ये कहते थे कि नथिंग कैन बी चेंज, एवरीथिंग प्री डिटरमाइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपकी थॉट की जन्म होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहते थे कोई भी चीज चेंज नहीं होता है, हर कुछ प्री डिटरमाइंड है, यानी कि सब कुछ पहले से तय है, उसी के अनुसार सब कुछ आपको होना है। अब देखिए यहां से आप किसको लिंक कर सकते हो? किसका सोच आपके अंदर है? बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म का थॉट आ रहा है। बुद्धिज्म को याद कीजिए, बुद्धिज्म का जो मेन फिलोसफी था वो था चेंजिंग, कांस्टेंट फ्लक्स इंग्लिश में बोलते थे। और इसी चेंजिंग पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चंस पूछा हुआ था, किस चीजों में? ऐसे में, ऐसे में टॉपिक था कि नो वन कैन एंटर ट्वाइस इन द सेम रिवर। कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति एक नदी में अगर एक बार प्रवेश करता है, इसका मतलब उसको बार बार अगर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सिमिलर चीजों को दो बार प्रवेश करेगा, नहीं, ठीक है। तो चेंजिंग इज द नेचर, बुद्धिज्म का फिलोसफी था।
और आजीविका में आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि चेंजिंग नहीं होता है, हर चीज प्री डिटरमाइंड है, पहले से लिखा गया है, नियति है, वही होना है। और बुद्धा इस चीजों को बिल्कुल नहीं मानते थे, वो कहते थे कि सारी चीजें चेंज होती है, हर एक क्षण चीजें बदलती है। और इसीलिए बुद्धिज्म की फिलॉसफी थी, याद रखिएगा। और यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद यानी कि हर क्षण चीजें बदलती है, हर एक मोमेंट पे चीजें बदलती है। एक दीप जब जलता है तो अगर आप फिलोसफी पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, जब एक दीप जलता है और दीप का जो लौ निकलता है, ज्वाला जो निकलती है, वो भी हर एक सेकेंड अपने आप को बदलती रहती है। और एक दीप दूसरे दीप हो जाता है, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, हर एक चीजों में परिवर्तन होता है। मैंने क्या बोला एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद क्या बोला है, परिवर्तन हुआ इसके बीच में। तो ये परिवर्तन कौन समझेगा, बुद्धिज्म। और आजीविका क्या कहेगा कि नहीं गौरव सर, आपने जो बोला है वो आपका प्री डिटरमाइंड था। और हालांकि एक टीचर्स को कभी नहीं लगता है कि हम जो लेक्चर देते हैं तो क्या हम कुछ सोच के आते हैं, ये कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। हमारा प्री डिटरमाइंड क्या होता है कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है और आप तक क्या बातें पहुंचानी है, आपको लेक्चर्स के क्रम में क्या बोलना है, ये कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो बुद्धिज्म क्षणिकवाद फिलोसफी को मानता था, चेंजिंग नेचर को, कांस्टेंट फ्लक्स, इसी को कौन मानता था, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था आपके जीएस के मेंस में, ऐसे में, तो वो बुद्धिज्म की फिलोसफी पे डिपेंड था। हालांकि ये जो बुद्धिज्म की फिलोसफी है, चेंजिंग नेचर, और जो मैंने आपको बात बताई कि नो वन कैन एंटर ट्वाइस इन द सेम रिवर, ठीक है, वो एक, जो आप वेस्टर्न फिलोसफी जब पढ़ोगे अंग्रेजों वाली फिलोसफी, तो उसमें एक नाम था हेराक्लिटस, ठीक है दोस्तों। तो ये हेराक्लिटस का भी फिलोसफी सेम था जो बुद्धिज्म की फिलोसफी थी कि चेंजिंग इज द रियल सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर एक चीज हर एक क्षण बदलती है। लेकिन कौन नहीं मानता था, आजीविका सेक्ट। अब इसको ज्वाइन करने वाले दो प्रीचर्स थे, दो धर्मगुरु बोल लीजिए, धर्मात्मा बोल लीजिए, ठीक है ना, पुराण कशापा और पकुधा कचयान, ये दो इसके प्रीचर्स थे। और ये जो धर्म था, इसको सबसे ज्यादा मानने वाले जो लोग थे दोस्तों, वो बड़े हायर क्लास के लोग थे, रिच क्लास के लोग थे, जिस जैसे बैंकर्स हो गया, पॉटर्स हो गया। हालांकि पॉटर्स ने तो इसको पेट्रोनाइज किया था, इसको संरक्षण दिया था, इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था हालाला ने। अब देखो इसमें मैंने कुछ नोट्स आपको मेंशन किए हैं, ये इस पे ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉइंट है, यूपीएससी तो इतना डेप्थ में कभी नहीं जाएगा, सॉरी बीपीएससी इतना डेप्थ में कभी नहीं जाएगा, लेकिन यूपीएससी इतना डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो चोला साम्राज्य ने अपने टाइम में आजीविका सेक्ट पे टैक्सेस लगाए थे, ये याद रखिएगा। और जो ये मिखाली गौशाला है, इसका वर्णन, इनका वर्णन जो है जैन का एक टेक्स्ट है, भगवती सूत्र। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भगवती सूत्र टेक्स्ट के बारे में आया था, जैना का टेक्स्ट था, उसमें से एक ऑप्शन था भगवती सूत्र। तो पूछा जा चुका है कि मिखाली गौशाला का वर्णन किसके टेक्स्ट में है, तो जैना के टेक्स्ट में, जैन धर्म के टेक्स्ट में, जो कि भगवती सूत्र था। तो वो था दोस्तों आजीविका सेक्ट, बड़ा छोटा सा सेक्ट था, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, बहुत जल्दी इसका पतन भी हो जाता है इस सेक्ट का। तो ये सेक्ट कुछ इस पार्ट तक इंडिया में सिकुड़ कर खत्म हो गई थी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, बुद्धिज्म इन इंडिया, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही चर्चित सा टॉपिक है ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसकी फिलॉसफी भी बड़े शानदार है, इसका जो अपने आप में एक बड़ा शानदार स्टोरी है। साथ ही साथ अगर आप बुद्धिज्म की बात करते हो तो पूरा दुनिया बुद्धा को फॉलो करता है, और जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है, साउथ ईस्टर्न हमारे जो भारत के आसपास के कंट्री है, और जो ईस्टर्न कंट्री है जापान वगैरह, तिब्बत, वहाँ पे बुद्धिज्म, ऊपर चले जाए तो तिब्बत, तो ये सब बुद्धिज्म को बहुत ही बड़े अनुयायी हैं, बहुत ही बड़े फॉलोवर्स हैं। हालांकि जन्म कहाँ से होता है, हमारे देश से, लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में अभी तक फैली नहीं जितना ये कहाँ फैल गया, बाहर। इसके पीछे देखो रीजन भी है, क्योंकि भारत के जो बहुत सारे एम्पायर साम्राज्य के जो जितने भी एम्पायर शासक थे, उन्होंने जो जिसने बुद्धा को पेट्रोनाइज किया था, मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, हर्षा के टाइम में आए थे, इन सब ने अपने अपने समय में बुद्धिज्म का जो है प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से किया था, और अपने अनुयायी हो गया। इवन अपने घर के बच्चे, अशोका ने तो अपने बेटा और बेटी दोनों को भेज दिया था बुद्धा का प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए हम इसके बारे में शुरू करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में।
पहले देखते हैं ओरिजिन इसका, ठीक है, कहाँ शुरुआत होता है, तो करीबन 2600 साल पहले आज से इसका उदय हुआ था, जब हम पढ़ रहे थे कि 6 से 5th सेंचुरी बीसी के बीच में। इसी समय में सारे हेटेरोडॉक्स सोसाइटी का जन्म होता है। अब ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस है किस तरफ, देखो साउथ की तरफ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री, यानी श्रीलंका चले जाइए आप, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न की तरफ चले जाइए, बाकी जितने भी देश हैं आपके छोटे छोटे, वहां पे बुद्धिज्म बहुत ही जोर शोर से पिक पे है। ये जो रिलीजियस था दोस्तों, याद रखना टीचिंग पे बेस्ट था, ये कोई रिचुअलिज्म नहीं था, कोई ब्राह्मणवाद इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कोई रिचुअलिज्म नहीं था कि आप यज्ञ कीजिए, ये परफॉर्म कीजिए, वो परफॉर्म कीजिए, ठीक है। हालांकि देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताते आया हूँ कि हर धर्म का जो मेन कोर होता है वो इंसानियत ही होता है, ह्यूमैनिटी ही होता है, ह्यूमैनिज्म होना ही चाहिए। हर एक धर्म का शुरुआत ही वहीं से हुआ है। पता नहीं आज के ट्रेंड में लोग ने कैसे उन चीज़ों को भूल कर और धर्म का एक अपना एक अलग सा एजेंडा चलाने लगे हैं, अलग से प्रचार प्रसार करने लगे हैं, जो कि कभी से इसका पार्ट नहीं रहा था। सिखिज्म की शुरुआत हुई थी, उन्होंने कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया था, लंगर बांटते थे, गरीब भूखे को खाना खिलाया करते थे, वहाँ से ठीक है। गुरु नानक ने अपनी जो धर्म की एक प्रचार और एक प्रथा शुरू की थी, हालांकि वो भी बाद में जाके काफी फॉर्म रूप ले चुका है किसका, धर्म का। हिंदुइज्म अगर आप बात कीजिए तो प्रचार प्रसार करना, लोगों को अच्छी बातें बताना, इस तरह के धर्म हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम में कोर पॉलिटिकली हो गया हुआ है। साथ ही साथ आप बाकी रिलीजियस की बात कीजिए तो जैसे जैनिज्म, आपको बुद्धिज्म की बात करते हैं, टीचिंग पे फिलोसफी बेस्ड था, और किस तरह से टीचिंग से रिलीजियस बन गया और इसको भी रिलीजियस बना दिया गया। जब बुद्धिज्म की सेक्ट बटी, जब आने वाले समय में आप जब पढ़ेंगे कि जब बुद्धा का सेक्ट डिवाइड हुआ था, हिनायान और महायान, इस तरह से दोस्तों दो सेक्ट बट गया था, तो जो महायान फिलोसफर्स वाले, जो उसको मानने वाले लोग थे, उन्होंने बुद्धा की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। अब इसका एक मतलब आज के टाइम में अगर आप इसको लिंक करो ना, तो आपने एक मूवी होगा ओ माई गॉड, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, परेश रावल की, आपने वो मूवी देखा होगा। उस मूवी में एक सबसे जो अच्छी चीज सीखने जैसी है, जो मुझे लगा, तो आप देखो उसको लिंक करो, आप बना दो परेश रावल को बुद्धा, परेश रावल आपके बुद्धा हो गए, ठीक है। वो उनकी एक्ट ऑफ गॉड पे उन्होंने केस कर दिया था, क्योंकि भूकंप आया और उनके घर और जो दुकानें वो बर्बाद हो गई, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने की कोशिश की। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये तो नेचुरल है, तो नेचुरल चीज एक्ट ऑफ गॉड करवाते, तो चलो भगवान पे केस कर देते हैं। तो जब उन्होंने केस किया भगवानों पे, तो एक चीज जो समझ में आई कि एक इंसान जिंदगी भर अपनी अच्छाई को लेकर लड़ता रहा, अपनी सोच लोगों तक पहुंचाई, और क्या होता है लास्ट में जब वो मरता है या मरने जैसे अवस्था में होता है, तो लोग उसकी अच्छाई और उसकी चीजों को सीखने के बजाय उसे भगवान की रूप देकर बिठा देते हैं। परेश रावल की बाद में मूर्ति लगा दी गई थी फिल्म में, तो वही कुछ बुद्धिस्ट के साथ हुआ। बुद्धा एक प्रीचर थे, एक स्पिरिचुअल पाथ के मार्गदर्शक थे, लोगों को एनलाइटेड करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, संसारिक नियम कानून और चीजों को बताते थे, और उनसे सीखने के बजाय हमने क्या किया, उनको बिठा के क्या बना दिया, गॉड। और गॉड बनाने के लिए अब जैसे इसकी हम और भी एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको, हालांकि देखते हैं पहले तो ये टीचिंग बेस्ट था रिलीजियस। इसके जो फाउंडर थे सबको पता है, सिद्धार्थ गौतम बहुत बड़े किंग थे, अच्छे खासे साम्राज्य थे, घराना से थे, ठीक है। इनका जन्म 563 बीसी में होता है। और देखिए सांख्या क्लान के थे, आ गया कपिल वस्तु में इनकी जन्म हुई थी, और ये कपिल वस्तु कहाँ है, लुम्बिनी ग्राम में है, और लुम्बिनी कहाँ है आपको पता है, इंडो नेपाल की तरफ एक बसा हुआ शहर है। अब हम आगे देखते हैं, इन्होंने करीबन 40 दिन तक मेडिटेशन किया, उसके बाद गौतम बुद्धा ने बोधि, ठीक है, यानी कि एनलाइटनमेंट हुड कहाँ धारण की। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी वाले खास करके पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बोध गया जो है बिहार में, जो बोध गया बौद्ध के लिए ही फेमस जगह है, वो भारत में एकमात्र ऐसा जगह जहाँ से बुद्धा का उदय होता है। मेनली बुद्धिज्म के लिए पूरा शहर बसा हुआ है बोध गया, बहुत ही खूबसूरत शहर है, जाके देखिएगा अगर कभी वक्त मिले तो। गौतम बुद्धा ने वहाँ पे अपनी एनलाइटमेंट है ना, अपने एनलाइटमेंट की प्राप्ति की, पीपल ट्री के नीचे बैठ के बोध गया में। उसके बाद सबसे पहला उन्होंने अपना सारमन कहाँ दिया था, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, यूपीएससी बीपीएससी दोनों पूछते हैं। सारनाथ में, जो कि यूपी में एक शहर है, ये यूपी शहर के नजदीक की जगह है। उसके बाद जो पहला इसका सारमन था बुद्धिज्म का, बुद्धा ने जब अपना पहला प्रीच दिया था, उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन,
यानी बुद्धा ने वहीं से एक धर्म की शुरुआत की थी, अपने धर्म चक्र परिवर्तन, उसको नाम दिया गया किसको, बुद्धा के पहले स्पीच को, सरमना को। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी इनकी डेथ होती है 80 साल की उम्र में 483 BC में, तो जिस जगह पे डेथ हुई थी वो जगह कौन सी थी, कुशीनगर, यूपी का एक टाउन था। और जो जैसे मैंने बताया कि जब इन्होंने पहला सरमना अपना दिया था धर्म चक्र परिवर्तन, उसी तरह से जब इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा। ठीक है दोस्तों, अब ये आप पिक्चर से आपको दिख रहा होगा, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि बुद्धा के हर एक चीजों से एक सिंबल लिंक है। सॉरी, देखिए जन्म, जन्म से सिंबल कौन सा है, एलिफेंट। उसके बाद महाविनिष्कर्मणा यानी कि रेनन्सिएशन, जब वो तब्दील होते हैं, अपने आप को बदलते हैं, हॉर्स, निर्वाणा हासिल करते हैं बोधि ट्री के नीचे बैठ के। ठीक है, तो ट्री, पीपल का ट्री जो है बुद्धाहुड का प्रतीक है। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, जब अपना पहला वो, ठीक है, संबोधन देते हैं, व्हील। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो उनके लिए क्या बनाया गया था, स्तूपा। इसमें हमने डिस्कस भी किया था, स्तूपा चैतन्य विहारा, बुद्धिज्म के ये आर्किटेक्ट हैं, पढ़ा था ना आपने, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। बुद्धा के आर्किटेक्ट थे स्तूपा, विहारा, चैतन्य। स्तूपा माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है कि चीज़ों पे इसको बनाया जाता है, उनमें बुद्धा की रिलिक्स वेलिक्स को, जो भी उनके जो बचे कुछ चीज़ें थी उनको रखा गया। विहारा विश्राम करने की जगह, नाम से पता चला था। चैतन्य मेडिटेशन सेंटर, ये पहले हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। देखिए बुद्धा के बारे में कुछ हम फैक्ट जानते हैं। पहले तो ये वर्ल्डली प्लेजर को अवॉइड करते थे, जिस तरह से आप जानते हो कि गौतम बुद्धा की अपनी एक कहानी रही है कि बुद्धा कैसे सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्धा बना, कैसे एक इतना बड़ा राज्य साम्राज्य का एक किंग अपनी साम्राज्य छोड़कर, बीवी और बच्चों को छोड़कर वो किस तरफ से बुद्धाहुड की तरफ अपने चल पड़ते, यानी कि दुनिया के संसारिक, उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ा। आप सोचो कारोबारों, आप करोड़ों की कारोबार छोड़कर आप किसी अनुयायी बन जाते हो, आप प्रीचर बन जाते हो, कहीं जंगल में जाके आप साधना करते हो, तो कितनी बड़ी बात है। तो वर्ल्डली प्लेजर को तो उन्होंने त्याग दिया पूरी तरीके से। उसके बाद पूरी तरीके से वो प्रैक्टिस करते थे कि नहीं, किसी झूठ या कुछ ईर्ष्या या इस तरह की चोरी चक्कारी इस तरह की चीज़ें ना की जाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आया दोस्तों, ये मध्यम मार्ग। हर एक चीज का मार्ग है और वो बीच से होकर गुजरता है। मैं इसका आपको इजी टर्म में समझाता हूँ चीजें। मध्यम मार्ग कहने का मतलब था बुद्धा का कि किसी भी चीजों का एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी चीजें होती है तो या तो हम उसके बिल्कुल बियॉन्ड जाके सोचते हैं, दोनों एंड पे खड़े होते हैं, तो किसी चीज पे एंड पे मत रहो, आप बीच में सोचो। यानी कि कभी भी आप किसी भी संसारिक या किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हो तो हर चीज का एक मार्ग होता है निकलने का, और वो बुद्धा का क्या था, मध्यम मार्ग था, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ ये फिलोसफिकल टर्म है और ये पूछा भी जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद। तो हो सके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, समुत्पाद। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था बुद्धा की मोमेंट्रीनेस, बुद्धा की जो फिलोसफी थी कि हर चीज हर क्षण बदलता है, दैट इज मोमेंट्रीनेस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या था, क्षणिकवाद। उसी तरह से बुद्धा का मध्यम मार्ग था जिसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। ये फिलोसफी में पढ़ना है। अब बुद्धा की मेन टीचिंग क्या थी वो देखते हैं। तो बुद्धा का मेन टीचिंग जो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है वो है आपका 4 नोबल ट्रूथ, चतुर्वर्णीय सत्य बोलते हैं इसको, आर्य सच्चानी भी बोलते हैं और चतुर्वर्णीय सत्य बोलते हैं। दूसरा 8 फोल्ड पाथ है ना, अष्टांगिक मार्ग। 8 उन्होंने व्यू दिया था, 8 उन्होंने व्यू दिया था कि आप अगर इस तरह की चीजें रखते हो, यानी 8 अच्छे आचरण जो आपको मानने हैं अगर आपको बुद्धा अपनाना है, या फिर आपको अच्छे बनने चाहिए इस 8 तरीके से, तो वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने का काम आता है। उसी को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। और 4 जो है बुद्धा के, ठीक है, 4 जो बुद्धा के ट्रुथ थे, दुनिया की 4 वो ट्रुथ जिससे हम सबको देखो गुजरना पड़ता है। तो मैंने पहले बताया बुद्धा इज नॉट अ रिलीजियस, लिखा भी था। बुद्धा क्या है, एक टीचिंग है, एक समझ था, एक पढ़ाई था, एक जर्नी था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं था।
तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है दुनिया का? तो दुनिया में दुख है, सफरिंग है, आप आए हो, आपको सफर करना पड़ेगा, आपका जन्म भी कुछ इसी प्रकार से हुआ है। तो बुद्धा का पहला था सफरिंग, दुख है दुनिया में, दुख है तो दुख का कुछ तो कारण होगा। हालांकि हमें इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कभी किसी सेपरेट क्लास में पढ़ाऊंगा बुद्धा का द्वादश चक्र, द्वादश चक्र है ना, 12 व्हील होता है ये। देखो चार आर्य सतनानी, चार थे, 4 नोबल ट्रूथ थे, 4 सत्य थे जिससे होकर लोगों को गुजरना है, और उस चीजों को सही करने के लिए लोगों को 8 मार्ग अपनाने हैं, जो कि बुद्धा का क्या था? अष्टांगिक मार्ग था। और ये जो दुख का कारण है ना, ये 12 फोल्ड में है, 12 फोल्ड में है, जिसको ठीक है द्वादश चक्र कहा गया, 12 व्हील बोला गया जिसको। उसका कभी मैं आपको डिटेल में एक लेक्चर सेपरेट फिलोसफी लेक्चर दे दूंगा। और हर सफरिंग का एक कारण होता है। बुद्धा ने कहा था देखो पहले तो हम दुनिया में आए सफर करेंगे, सफर करेंगे उसका कुछ वजह होगा, तो उसको दुख समुद्र कहा गया, ठीक है। उसके बाद उस सफर, उस जो सफर है, जो हम उस सफर में है, जो है दुख के समुदाय में है, उससे आप निकलोगे तो दुख निरोध कहा गया उसको, ठीक है। उस सफरिंग से आपको निकलना है, सफरिंग को हटाना है, तो दुख निरोध कहा गया। इसके लिए क्या आपको देखो, तो ये थर्ड वाले से लिंक हो जाता है कि आपको ये मार्ग फॉलो करना है, सेकेंड वाले से ये लिंक हो जाता है द्वादश चक्र 12 व्हील। फिर आप जो है यहाँ आ जाइए अष्टांग मार्ग पे, 8 फोल्ड पाथ, इससे ये लिंक करता है। सेकेंड मैंने मेंशन कर दिया, इससे ये था और इससे ये कर दो कि आपको 8 व्यू, राइट व्यू रखने हैं ताकि आपको इस दुख से निकाला जा सके, ठीक है। तो उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो पहला, दुनिया में आए हो तो दुख है, दुख है तो उसका कुछ कारण है, कारण है तो उससे आपको निपटना पड़ेगा, और निपटने के लिए आपको कुछ अच्छे रास्ते चलने पड़ेंगे। तो यही अच्छे रास्ते थे इनका 8 व्यू। कौन सा 8 व्यू था? राइट व्यू, राइट इंटेंशन रखो, सही बोलो, सही कर्म करो, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे सोच रखिए, अच्छा कर्तव्य कीजिए, और समाधि, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन वगैरह कीजिए। जब आप अपने मन को एकाग्र रखेंगे, शांत रखेंगे, तो हर चीज आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो बुद्धा की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी थी दोस्तों, उसको दूर करने के लिए, बुद्धा की फिलॉसफी का मतलब ही क्या था कि जो दुनिया में संसारिक दुख है, दुनिया में जो संसार में आप आए हो, जन्म लिया आपने, आपको कुछ चीजें झेलना ही है, हम सब झेल रहे हैं, तो उस चीजों से आपको निकल जाओ, ठीक है। और निकल के आप क्या प्राप्त कर लो? तो हिंदुइज्म धर्म में बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, एक वर्ड है दोस्तों, मोक्ष। पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया और पूरी फिलॉसफी इसी के पीछे भाग रही है, मोक्ष कैसे पाना है हमें। मोक्ष मतलब जिंदगी की वो अवस्था, बहुत डीप में मत जाइए, नॉर्मल समझिए, जिंदगी की वो अवस्था जहां आपको एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो, एक ऐसी समझ हो। ये नहीं मोक्ष मतलब ये मत समझिए कि आप मर गए और आपको हमने ले जाके समाधि बना के जला दिया, ये मोक्ष नहीं है एक्चुअल मोक्ष। और आपके हाँ जो एशेस हो गए, राख हो गए, उसको अपने गंगा में विसर्जन कर दिया, नहीं, वो असली मोक्ष नहीं है। असली मोक्ष मतलब लास्ट जिंदगी की वो तथ्य सत्य, परम सत्य, जहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ आपको ज्ञान की वो बिंदु प्राप्त होती है जहाँ पे आप अब निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद आपको कोई दुनिया की मोह माया होती है, ना पारिवारिक सुख की जरूरत पड़ती है, ना कुछ नहीं। तो इसमें हालांकि आप डेथ को भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बुद्धि की पूरी पूरी डॉक्ट्राइन ही यही था। क्या डॉक्ट्राइन था? कि मोक्ष। तो बुद्धा के टर्म में मोक्ष को कहते थे निर्वाणा, निर्वाणा भी लिखते हैं और थोड़े से निवाना भी लिखते हैं, NIVVANA, मेरे ख्याल से निवाना। तो बुद्धा का निर्वाणा जो था वो आखिरी सत्य था कि आपको ये पाना है। पूरी की पूरी बुद्धिज्म उसी पे लगी हुई थी। देखो, अटेनमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट। और बुद्धा का रास्ता क्या था? कि लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूकता फैलाइए लोगों के बीच में, है ना। बुद्धा के बारे में और क्या था कि बुद्धा में कोई सुप्रीम गॉड नहीं था, कोई डिटी, ये जो मूर्ति और रिचुअलिज्म इस तरह की कोई भी चीजें नहीं थी। और अल्टीमेट गोल क्या था? निर्वाणा को प्राप्त करना, जो मैंने आपको बताया। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखते हैं बुद्धा की। अब टेक्स्ट कुछ कुछ चीजें बुद्धा के बारे में। तो बुद्धा की सबसे पहली बात, फिलॉसफी ओरल थी। हालांकि वेद को भी आपको पता है कि वेद को भी प्रचार प्रसार किया गया बाद में। वेद भी क्या होता था कि ऋषि मुनि, ठीक है, तो उस चीजों को ओरली ट्रांसमिट करते थे, ओरली लोगों तक फैलाते थे। बाद में उसके ट्रांसलेशंस को, उसकी कंसेप्ट को लिखा गया और लिखने के फॉर्म में आ गया। तो उस लिखने के फॉर्म को हम पढ़ते नहीं है, हम क्या करते हैं, ग्रंथ बना के साइड में रख के पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग का कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ था अभी। उसको मैंने भगवत गीता दिया खरीद के, उसका एक बिजनेस है। तो उसको जब मैंने भगवत गीता दिया कि भाई तू जा इसको पढ़, वो अपने शॉप में लेके जाता है, अपने ऑफिस लेके जाता है। उस दिन उसके ऑफिस में उसके फादर बैठे हुए थे।
उसने क्या किया, भगवत गीता कहता है ये क्यों लेके आया, तो बोलता है कि पढ़ने लाया हूँ। ये पढ़ने की चीजें नहीं, उसने वो भगवत गीता को उठा के पढ़ा नहीं, भगवत गीता को जो मंदिरों, हम मंदिर बनाते हैं ना अपने ऑफिस में या कहीं भी दुकानों में, तो उसने क्या किया, भगवत गीता को जाके भगवान के पास में रख दिया, उनका हाथ से पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये नहीं करना है हमें। आप पहले पढ़िए, पढ़ने से असली ज्ञान आता है। किताबें में अगर भगवान होती, किताबों में अगर भगवान होता, ठीक है, तो किताबों में भगवान है, लेकिन वो किस सेंस में है कि आप जब उसको पढ़कर अपने अंदर आचरण उतारते हो तब भगवान के सेंस में है वो, वरना पूजा करने से आपको उसके अंदर की चीजें निकल के नहीं आएगी। तो ये नहीं करना है। तो हर चीजों को पहले ओरल ट्रांसमिट किया गया, वेद को भी ओरल ट्रांसमिशन किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब ट्रांसमिटेड और रिचुअलिस्टिक फॉर्म था, बाद में जिसकी किताबें और ग्रंथ की रचना कर दी गई। तो ओरल थी, टीचिंग वर रिहर्स्ड एंड ऑथेंटिकेटेड फर्स्ट काउंसिल्स एंड वर डिवाइडेड इनटू 3 पिटाकल। देखो ये जो बुद्धा की टीचिंग्स थी ना, इसको क्या हुआ जब बुद्धा का काउंसिल्स होता था, क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य ने बुद्धा को अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाया, और इसके साथ साथ बुद्धा का प्रचार प्रसार किया हर हर जगह पे। उनकी एक असेंबली, जैसे ऐसे समझो कि आज के टाइम में देश का एक असेंबली होता है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सार्क में जाते हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की मीटिंग हुई, अभी कुछ दिन पहले हुई थी मीटिंग, ठीक है, वहां गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे G20 की मीटिंग हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो क्या होता है, एक देश, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आते हैं, बैठते हैं, किसी जगह पे असेंबली गैदर होती है, वहां से फिर वो एक फैसला लेते हैं, और उस एसोसिएटेड मेंबर या कंट्रीज में जो भी होते हैं उन तक ये बातों को फॉलो करना होता है। तो उसी तरह से पहले के टाइम में काउंसिल्स होते थे, ऐसे समझिए। तो काउंसिल्स में क्या होता था, जो जो लोग अनुयायी थे, ठीक है, जो उनको मानते थे, कनिष्का हो गया, ठीक है, उसके बिंदुसार, जो भी आपके लोग थे, वो सब जो भी मानते थे वो क्या करते थे, बुद्धिज्म, अब मैंने बुद्धिज्म को आचरण में ले लिया, बुद्धा को मुझे पसंद आया, मैं उसका लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आजकल तो स्पिरिचुअल लीडर घूम रहे हैं हर जगह, कहीं भी आप बुला लो कोई भी कथावाचक को, बैठ के कथा कर देगा, 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे कहीं ऊपर ये चीजें थी। तो जब पहला बुद्धा का फर्स्ट काउंसिल हुआ था, तो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, यानी कि बुद्धा की टीचिंग कौन सी थी, ओरल थी, इसको डिवाइड कर दिया। मैंने बताया आपको कि अच्छाई हम आचरण में लेना चाहिए, तो नहीं, लेकिन बाद में लोग उसको रिलीजियस बनाते हैं, ये समझिए रिलीजियस बनने का दौर ही था एक तरह से। तो पहले 3 पिटाका, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको 3 जो है पिटाका, यानी कि 3 बास्केट में तोड़ा गया, इसको कहा जाता है, ठीक है। और बुद्धा की जो अपनी राइटिंग थी, बुद्धा की टीचिंग्स की जो रिटन थी, जो लिखी गई थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, पाली में। तो पाली लैंग्वेज से बुद्धिज्म को एसोसिएट कीजिएगा। 3 पिताका में पहला था विनय पिताका, सुत पिताका, और एक होगा आपका यहाँ पे अभिधम पिताका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछा और लिंक कर देते हैं कि विनय पिटाका में क्या बातें की गई है बुद्धिज्म के बारे में, अभिधम पिटाका में क्या बातें की गई है। तो याद रखिएगा, विनय पिटाका में किस चीज की बातें की गई है, तो उसके जो डिसाइपल्स थे, ठीक है, जो रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशंस बुद्धिज्म को किस तरह से फॉलो करना है, किसको, डिसाइपल्स को। जो मॉन्क्स होते हैं, जो नन्स होते हैं धर्म के, उसके बुद्धिज्म के टीचिंग्स को क्या करना है, उसको रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा था सुत पिता का, ठीक है, उसमें बुद्धा की टीचिंग और धर्म को फैलाना था, बुद्धा का धर्म और बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में मेंशन किया गया है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बीपीएससी में इतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं, यूपीएससी वालों के लिए मैंने ऐड किया हुआ है कि बुद्धा की टीचिंग जो सुत पिता का थी, उस बुद्धा की टीचिंग और धर्म को मेंशन किया गया था, पहले वाले में बुद्धा के रूल्स और रेगुलेशंस को मेंशन किया गया था। अब 5 निकाय, बुद्धिज्म का 5 कलेक्शंस है ना, बनता है टीचिंग और धर्म से। इसमें पहला था दिग्ग निकाय, मजहिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदकार निकाय। तो ये मैंने इसलिए लिखा कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में, कि वो अब जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो ज़्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि उनके जो डिसाइबल्स थे उनके नाम उठा लेते हैं, उनके मॉन्क्स के नाम उठा लेते हैं, उनका लिटरेचर उठा लेते हैं, और उस पर क्वेश्चन करते हैं कि लिटरेचर किस चीज़ों से रिलेटेड था, किस फिलॉसफी से रिलेटेड था। तो दिग्ग निकाय, मजहिमा निकाय, संयुक्त, अंगुत्ता और खुदका निकाय, ये 5 आपके निकाय थे, इससे रिलेटेड है बुद्धिज्म से। जो लास्ट बास्केट था अभिधम पिटाका, उसमें क्या हुआ, उसमें बुद्धिज्म के फिलोसफिकल एनालिसिस को मेंशंस किया गया है, यानी बुद्धा की फिलॉसफी जो है, बुद्धा के मानने वाले मॉन्क या डिसाइपल्स के लिए बुद्धा की जो फिलॉसफी जिसमें मेंशन है वो अभिधम निकाय, बुद्धा की टीचिंग जिसमें मेंशन है सुत पिटाका, और बुद्धा के जो रूल्स है कंडक्ट करने के लिए वो विनय पिटाका। इन 3 बास्केट में
मेंशन है, और ये कब हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, याद रखिएगा। बुद्धा के कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देख लो, क्वेश्चंस देख, क्योंकि आते इसलिए मैंने सोचा कि इसको लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने ये चीजें मेंशन कर दी। दिव्यदान, दीपवंसा, महावंसा और मिलिंद पन्ना, ये कुछ और टेक्स्ट थे, मिलिंद पन्नो बोलते हैं, ये कुछ टेक्स्ट थे, ये भी क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल मार्क, अब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो काउंसिल मैंने आपको बता दिया कि समय समय पे बुद्धिज्म के बीच में जितने भी इनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने अपने समय में एक असेंबलीज रखी, बुद्धिज्म के जो बड़े मॉन्क्स थे उनको बुलाया, उनके थ्रू उन्होंने प्रिसाइडेड करवाया। यानी अभी ऐसे समझिए कि हमारे घरों में हमें भगवत गीता की कथा करवानी होगी, हम एक बहुत बड़े पुरोहित पंडित को बुलाएंगे और कथा करवाएंगे। तो उसी तरह से उस समय में भी किसी मॉन्क को बुला के उस असेंबली को, ठीक है, प्रिसाइड करवाया जाता था, जिस तरह से राष्ट्रपति प्रिसाइड करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे जब बुद्धा की ये सारी जो टीचिंग्स और जो काउंसिल्स हुई थी, उसके बाद बुद्धा के स्कूल का भी टूटना, बुद्धा के जो फैक्ट को तो हमने देख लिया, स्कूल्स भी टूटना शुरू हो जाता है, हिनायान, महायान, थेरवादा, वज्रयान, इस तरह से बुद्धा के बहुत सारे स्कूल्स भी डिवीजन हो गई थी। 4 बुद्धा के काउंसिल्स अब देखते हैं, 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट काउंसिल्स इसलिए याद रखिए कि बीपीएससी हर बार एक नए काउंसिल से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। पहला काउंसिल 483 बीसी में हुआ था, किसके राज्य में हुआ था? अजातशत्रु। और इसको किसने प्रिसाइड किया था, यानी जो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन से थे? तो महाकश्यपा। तो ये याद रखिएगा। तो जैसे से कि पहला कब हुआ था, किस रूलर के टाइम में हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था? तो 483 बीसी में अजातशत्रु ने किया था, महाकश्यपा एक मॉन्क थे। और ये जो काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगीर, बिहार में एक जिला है राजगीर, वहां पे एक केव है, सप्तपानी केव, यहाँ पे पहला काउंसिल हुआ था। दोस्तों एक बात और कि वो ये भी क्वेश्चंस बना सकते हैं कि हाँ राजगीर में हुआ, तो ये बार बार तो पूछते हैं सतपानी केव किस रिलीजन से लिंक्ड है, इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर सकते हैं। वो जब ये काउंसिल हुआ था बुद्धिज्म का पहला, तब यहाँ पे बुद्धा की जो टीचिंग थी, जो टीचिंग को क्या बोलते थे? ठीक है, और उसके जो रूल्स थे उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि 3 क्या हुआ था, डिवीजन में बट गया था, 3 डिवीजन में पहले काउंसिल में बढ़ गया था, जिसको हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, 3 पिटाकाज में पहले डिवीजन हुए थे। सेकेंड काउंसिल्स देखते हैं। सेकेंड काउंसिल कहाँ होता है? पहला फैक्ट वैशाली। वैशाली भी क्या है? बिहार का ही एक जिला है। ठीक है, वैशाली जिला। किस किंग कौन था उस समय? कालशोका। और कब हुआ था? 383 बीसी, 383 बीसीई में सेकेंड काउंसिल हुआ था, कालशोका ने करवाया था। और कहाँ हुआ था? ये अपना वैशाली में हुआ था। और इसको किस मॉन्क ने, यानी समझिए बुद्धा के तरफ में, तो किस पंडित ने इसको प्रिसाइड किया था? वो थे सवाकामी। तीसरा काउंसिल देखते हैं, तो 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किसने करवाया था? द ग्रेट अशोका ने। ठीक है, और इस समय जो बुद्धिज्म के मॉन्क थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरा। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा। फोर्थ काउंसिल देखते हैं, तो कब हुआ था? यानी ये 3 काउंसिल बीसी में ही हो गया था। और पहला काउंसिल होता है जो 72 एडी में होता है, कुंडलवन कश्मीर में। यानी अब तक जो 3 था वो तीनों बिहार में हुआ था, राजगीर, वैशाली और अशोका के टाइम में पाटलिपुत्रा। पहला जो कि ये, और ये तीनों देखिए लिंक कीजिए बीसी में। और ये जो पहला था जो एक तो बिहार से बाहर हुआ था, यानी मगधा एम्पायर से बाहर हुआ था। और दूसरी बात कब हुआ था? एडी में हुआ था, 72 एडी में, 72 एडी में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और इसको जो है वसुमित्रा ने, ठीक है, क्या किया था? प्रिसाइड किया था। ये समझिए एक तरह से बड़े पंडित थे, और इनके साथ एक एसोसिएटेड पंडित भी थे, उनका नाम था अश्वघोषा। ये इनका डिप्टी था उस समय। ठीक है, और जो करवाने वाले किंग थे उनका नाम था कनिष्का। तो दोस्तों ये 4 अजातशत्रु, कालशोका, अशोका और कनिष्का, ये 4 क्रम है इसके किंग के। किस किस एडी में हुआ था ये मैंने आपको लिंकेज भी बताया कि बीसी और एडी में एक ही है। चौथा एडी से लिंक, याद रखिएगा, वो भी बिहार से बाहर है, ये भी याद रखिएगा। तो अब देखो क्वेश्चंस क्या बन सकता है, और यूपीएससी में पूछता भी है। अब दे देगा कि
चारों राइटर का नाम दे देगा, मतलब मॉन्क था, वसुमित्रा, अश्वघोषा, उसके बाद मोगलीपुत्तिसा, कि ये कौन थे और ये किस फिलोसफी से रिलेटेड है या किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, चारवाका या आजीविका सेक्ट का ऑप्शन होगा। तो यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछता है। किंग कनिष्का पता ही आपको, कुषाण एम्पायर के थे। अब बुद्धा की बात करते हैं। तो पहले काउंसिल्स में तो हमने देखा कि बुद्धा की टीचिंग को, बुद्धा की जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा थी, मतलब प्रीच करने का, उसको 3 बास्केट में तोड़ दिया गया था। अब हम देखते हैं कि बुद्धा के सेक्ट को भी, बुद्धिज्म अब सेक्ट आ गई थी। देखो ये जो सेक्ट आने का टाइम हो जाता है ना, बहुत ही गंदा होता है। जिस तरह से हम वैदिक काल में देखते हैं कि लेटर वैदिक काल में क्लास डिवीजन से कास्ट डिवीजन पे भी हम आ गए थे। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य से क्लास में ही नहीं डिवाइड थे, अब कास्ट भी बन गए थे। तो यहाँ भी बुद्धा का समझिए एक तरह से तो चीजें शुरू हो जाता है, यानी बुद्धिज्म को 2 सेक्ट में तोड़ दिए जाते हैं, महायान और हीनयान। बाद में बहुत सारे सेक्ट निकलते हैं, बुद्धिज्म के बहुत सारे सेक्ट बने थे। चाइना में एक सेक्ट शुरू हो गया था जैन, उसके बाद तिब्बत की तरफ एक सेक्ट शुरू हो गया था थेरावादा। आपको ये सारे के सारे सेक्ट है बुद्धिज्म के। हालांकि इसमें 2 फेमस है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो महायान और हीनयान। महायान की बात करते हैं तो ये बुद्धिज्म का एक स्कूल था। देखो ये जो बुद्धिज्म का जो सेक्ट था, इसमें जो 2 स्कूल थे, महायान और हीनयान। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, इस दोनों से फिलोसफी से ही बनते हैं। और जब आप फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखिएगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, महायान और हीनयान फिलोसफी अपने आप में। ठीक है, इसके अंदर भी ठीक है फिर से डिवीजन होता है, तो वो इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हम इतना डेप्थ में हिस्ट्री के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री में इतना डेप्थ में मेरे ख्याल से नहीं घुसेगा। हालांकि अब आ भी चुका है, बट यूपीएससी में उम्मीद नहीं है। तो देखिए पहला महायान, महायान का मतलब क्या होता है, ग्रेट व्हीकल था। यानी ध्यान दीजिएगा, महायान को ग्रेट व्हीकल कहा गया और जो हीनयान था इसको लोअर व्हीकल कहा गया। तो और इसका क्या था, मैंने आपको जैसे ही बताया कि धर्म का बेड़ा गर्क होना शुरू होता है, वही बेड़ा गर्क यहाँ से शुरू हो गया। महायान वालों ने क्या किया, बुद्धा की फिलॉसफी को, ठीक है, टीचिंग्स को क्या बना दिया, रिलीजियस। ध्यान दीजिए, बुद्धा एंड आइडल वर्शिप शुरू कर दिया। ये देखिए वर्शिप शब्द आ गया यहाँ पे, यानी धर्म के नाम पे अब बटना शुरू हो गए थे। तो एक रिलीजियस जो कि एनलाइटमेंट का रिलीजियस था, लोगों की शिक्षा का रिलीजियस था, टीचिंग्स फिलॉसफी थी, उसको अब क्या बना दिया गया, रिलीजियस फिलॉसफी बना दिया गया। कहाँ से ओरिजिनेट होता है सबसे ज्यादा, तो ये देखिए यही गलत चीज है रिलीजियस में। हालांकि देखते हैं हम, ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीर। और ये कहाँ फैलता है महायान, धीरे धीरे पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक महायान बुद्धिज्म का फैलाव हो गया था। उसके बाद अगर बुद्धिस्ट के महायान स्कूल की बात करेंगे तो ये चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, इस तरह के भी बड़े बड़े कंट्रीज में इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाता है। सेकेंड मैंने जो बताया था आपको, इसको लेजर व्हीकल बोलते हैं, लोअर व्हीकल बोलते हैं, ये लिखा भी है आपको। तो लोअर व्हीकल था। अब इसके बारे में बात करते थे, ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग को प्रिजर्व करके रखा था। यानी ध्यान दीजिए, यानी जब हीनयान सेक्ट, जब बुद्धिज्म में जब डिस्प्यूट हुआ, सेक्ट बंटना शुरू हुआ, तो जो हीनयान थे उन्होंने बुद्धा की फिलोसफी को एज इट इज रखा। यानी उन्होंने कोई आइडियल वर्शिप नहीं, कुछ नहीं। बुद्धा एक टीचिंग फिलोसफी था, बुद्धिज्म एक टीचिंग मार्ग था, तो हम बुद्धा की इसी फिलोसफी को कंटिन्यू रखेंगे, फिलोसफी कंटिन्यू रखेंगे। उन्होंने क्या बना दिया महायान वालों ने, रिलीजियस। तो ये चीजों पे ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा का और डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, क्योंकि बड़े बुजुर्ग थे, तो वो जो पहले जानकार थे वो तो जानकार लोग ही गए होंगे, जो बुद्धिज्म को शुरू से जानते हैं सदियों से, तो वो क्यों इसको वर्शिप का फॉर्म देंगे, वो तो प्रचार प्रसार स्पिरिचुअलिटी को अपना फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद देखो लिखा भी है, डज नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। आइडियल वर्शिप में पूजा मतलब बिलीव नहीं करते थे, और इंडिविजुअल सैल्वेशन पे ध्यान देते हैं। यानी कि हमारे अंदर कुछ अगर गलती है, हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं, तो हम अगर बुद्धिज्म के मार्ग अपना रहे हैं, अपने आप को पवित्र शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल को अपना इसको ध्यान इस पे देना चाहिए। ठीक है, थेरा, अब इसी में जो मैंने आपको बताया कि फिर टूटते चले गए थे, तो इसी क्रम में देखिए जो थेरवाद बुद्धिज्म था वो हीनयान सेक्ट का था। मैंने बताया आपको कि बहुत सारे सेक्ट बटेंगे, तो देखो थेरावाद इसी हीनयान से सेक्ट निकल के आ गया, और मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है थोड़ा सा कि हीनयान बुद्धिज्म का ये ब्रांच था, याद रखिएगा। उसके बाद बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग थी, इसमें भी वही है, इसमें भी यानी कोई आइडियल वर्शिप और ये सारी चीजें नहीं थी।
हालांकि ये श्रीलंका में ज़्यादा फला फूला, यानी श्रीलंका की तरफ जो बुद्धिज्म है वो थेरावाद बुद्धिज्म का पार्ट है, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में भी ये चीज़ें पहुंचा। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इंपॉर्टेंट कंट्री में कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, श्रीलंका और थाईलैंड है। तो इधर कौन सी बुद्धिज्म फैली? थेरावाद बुद्धिज्म का फैलाव हुआ दोस्तों। अगला देखते हैं वज्रयान। मैंने बोला था फिर ये ब्रेक हुआ वज्रयान। वज्रयान में क्या था, इसमें ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट याद आया? शायद मेरे ख्याल से एक व्हीकल बाइक होती है जहाँ मैंने ये नाम देखा था। किस कंपनी की है मैं ये सब भूल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट कर देना। हालांकि मैं बाइक का शौकीन नहीं चलाता नहीं, बट मैंने कहीं तो देखा था मेंशन ये थंडरबोल्ट। तो ये जो वज्रयान सेक्ट है ना, अब ये तांत्रिक सेक्ट था दोस्त। देखो अभी तक फिलॉसफी टीचिंग से हमने रिलीजियस बना दिया, रिलीजियस से भी मन नहीं भरा तो हमने क्या बना दिया, तंत्र मंत्र की विद्या भी शुरू कर दी, तांत्रिक एजुकेशन भी शुरू हो गया। तो आपको पता होगा मैंने आज से एक दो जो पहले का लेक्चर आप देखेंगे उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि बुद्धा का जो एक स्कूल था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसमें बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी, उसमें वज्रयान सेक्ट की पढ़ाई होती थी। यही वज्रयान सेक्ट है, तांत्रिक बुद्धिज्म वाला। यानी बुद्धिज्म को क्या कर दिया कि आ जाओ किसी पे भूत आ रहा है, हम आपको बुद्धि, यानी कि जो चीजें हिंदुइज्म में था बाकी धर्मों में भी था, अब वो बुद्धिज्म में भी आ गया कि आपके ऊपर भूत आ रहा है, आओ हम तंत्र मंत्र विद्या से आपको सही कर देते हैं। तो बुद्धिस्ट स्कूल कब डेवलप हुआ? ये जो डेवलप होता है 900 सी में, यानी देखो काफी लेट डेवलप हुआ था। तो इस समय तक तो आपको पता ही है धर्म के नाम पे मतलब कुछ भी धर्म को आपने इंटरप्रेट कर करके लोगों ने कुछ भी बना दिया था। तो वही वाली हाल है। जेन, ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चाइना की तरफ जाते हैं। ठीक है, चाइना की डायनेस्टी हुआ करती थी टांग डायनेस्टी, उसने इसको पेट्रोनाइज किया था। तो ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, यानी देखो इसने अपने हिसाब से बुद्धिज्म को ढाल लिया। अब यहाँ से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात बताता हूँ। आपने हॉलीवुड की मूवी देखा होगा मंकी किंग, उसके बहुत सारे पार्ट्स है, 2-3 पार्ट्स बन चुके हैं मेरे ख्याल से। और ये भी देखना कि जब कोरिया या फिर चाइना की तरफ बुद्धिज्म पे, जापान वाले जब बुद्धिज्म पे कोई मूवी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखना उसमें बुद्धा को आइडियल फॉर्म में दिखाया हुआ है। बिल्कुल आसमान से बुद्धा का हाथ नीचे आता है और बुद्धिज्म बहुत बड़े आइडियल फॉर्म में दिखते हैं आपको, पानी से प्रकट होते हुए दिखते हैं, कभी आसमान से प्रकट हुए दिखते हैं। तो इन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को क्या फॉर्म दे दिया, मूर्ति का फॉर्म दे दिया। तो ये देखिए चाइना का जो बुद्धिज्म है वो थोड़े से आइडियल चीजों को, आइडियल वर्शिप और आइडियल बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और ये जापान की तरफ भी फैला, चाइना के बाद जापान की तरफ भी चला 7th सेंचुरी सी में। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेडिटेशन। तो आप मंकी किंग मूवी देखिएगा अगर टाइम मिले तो इसमें आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसमें एक आदमी किस तरह से बुद्धा मतलब एविल से लड़ने के लिए, राक्षस से लड़ने के लिए मेडिटेट करता है। मेडिटेट करते हैं तो बुद्धा प्रेजेंट होते हैं और उस राक्षस को वो सही कर देते हैं और इंसानों है ना समझदार कर देते हैं, उसको कंट्रोल काबू कर लेते हैं। तो उसमें किस तरह से वो मेडिटेशन करता है हाथ जोड़ के, इसलिए देखना उधर की तरफ बुद्धिज्म जब भी आपको दिखेंगे वो इस फॉर्म में दिखेंगे बुद्धिज्म का जेस्चर। कुछ जनरल फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। बुद्धा का मैंने आपको बताया, बुद्धा हमेशा मेडिटेशन इस पाथ पे चलने वाली एक फिलॉसफी थी। उसके बाद करीबन आज के टाइम में देखो तो बहुत सारे ऐसे जो किंग थे, जो हिंदू काउंटर पार्ट थे, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था, जिसमें अशोका का नाम ज़्यादा ही विख्यात है मौर्य पीरियड के टाइम में। उसके बाद इसकी कहानी भी है, पता है ना कि बुद्धा कलिंगा जब जीत जाता है तो उसके बाद जब वो इतनी लाशों का ढेर देखता है, लोगों को मारता है, उसके बाद वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, धर्म परिवर्तन पर चल पड़ता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने पूरे के पूरे बुद्धा जो आपने पढ़ोगे रिसेंट में जितने भी एडिक्ट उसने खुदवाए थे बनवाए थे बुद्धिज्म के, उन सब पे धम्म का प्रचार प्रसार काफी किया था। यानी बुद्धिस्ट का जो धर्म था, धम्म मतलब धर्म से मानिए, जो होता है ना कि अच्छी अच्छी बातें हमारे धर्मों में लिखी गई है, हमारे गीता में उपदेशों में लिखी गई है, ठीक है, तो उस तरह से बुद्धिज्म के धर्म को उन्होंने कोट करवाया था उस पर। अशोका का हमने पढ़ा था कि अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने अपने टाइम में करवाया था और इसी टाइम में उसने बुद्धिस्ट का मिशन स्प्रेड किया था अपने। मैंने बताया आपको कि अशोका ने तो अपने बेटा और बेटी दोनों को भेज दिया था धर्म बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बुद्धिस्ट मिशन देखो कहाँ पे, गंधार के तरफ, कश्मीर, गंधार दोस्तों, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार और उसके अलावा इजिप्ट और थाईलैंड। यानी देखिए ये वर्ल्ड का जो है, ये एशिया ही नहीं वर्ल्ड का ऑलमोस्ट कंट्री को इसने
वर्ल्ड की ऑलमोस्ट कंट्री में इसने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसने चारों डायरेक्शंस में, ठीक है, बुद्धिज्म के प्रसार के लिए इसने अपने अनुयायी डिसाइपल्स को भेजे, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी इसने भेजे थे। उसका मिशन सी था बुद्धिज्म को पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में आप क्या करो, स्प्रेड करो। उसके बाद ये वर्ल्ड में अगर आप देखो तो आज एक बहुत बड़े लोकल रिलीजियस का फॉर्म बन चुका है बुद्धिज्म, तो और बहुत ही बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बुद्धिज्म का है। ये देखिए कुछ मैंने एक पिक्चर्स दिया है आपको देखने के लिए, बुद्धिज्म का प्रसार 500 BC से लेके 600 तक कहाँ का हुआ था। इंडिया से देखिए, इंडिया ये सेंट्रल दिख रहा है आपको, यहाँ से बुद्धिज्म शुरू हुआ, तिब्बत, चाइना, फिर कहाँ पहुँचता है, वर्मा। उसके बाद आप देखिए साउथ ईस्ट कंट्रीज, थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ, जावा, इंडोनेशिया की तरफ। इधर आ जाइए आप, जापान, कोरिया, चाइना, है ना, हमने देखा चाइना से जैन, जो जैन वाली हमने देखी थी, जो जैन मतलब सेक्ट बना था बुद्धिज्म का, चाइना, और चाइना से कहाँ फैल गया था ये 700 BC तक, AD तक जापान की तरफ, कोरिया में प्रचार होता है। उसके बाद ये सेंट्रल एशिया में तिब्बत वगैरह, मंगोलिया, अफगानिस्तान की तरफ भेजते हैं, सेलोन, आज जो श्रीलंका है हमारा। तो इस तरह से बुद्धिज्म का इंडिया के ओरिजिनेशन से देश दुनिया के कई जगहों पे इनकी जो है फैलाव हुई थी। तो बुद्धा इस तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक पॉपुलर क्या बन गया, कल्चर बन गया, पॉपुलर एक रिलीजियस के फॉर्म में वो डेवलप हो गया। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है बुद्धिज्म की जो पूरी की पूरी बुद्धिज्म जो एक टीचिंग्स थी वो किस तरह से रिलीजियस का फॉर्म लेती है, रिलीजियस से किस तरह से सेक्ट में डिवाइड होता है, यानी समझिए कि क्लास कास्ट वाले सिस्टम में डिवाइड होता है। किस तरह से बुद्धा को कुछ लोगों ने टीचिंग के प्रिजर्व फॉर्म में प्रिजर्व रखा, कुछ लोगों ने रिलीजियस के फॉर्म में प्रिजर्व रखा, कुछ लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग अलग रिलीजियस और सेक्ट कल्चर तक को बना दिया। और बुद्धा का जो सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था यही सारी चीजें कि आपको क्या नहीं करनी है, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है। यानी देखो अहिंसा हमेशा से एक मार्ग रहा है। अगर आप जितने भी धर्म को पढ़ोगे, कोई भी धर्म हिंसा करने के लिए नहीं कहता है। आज के टाइम में बड़ा दुख होता है देखते हुए कि देश दुनिया विदेश सब लड़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल मरे, लोगों को कोई समझ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अगेन मिलियन ऑफ मिलियंस पीपल मरे, कोई नहीं। नागासाकी हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा दिया जाता है। और आपको पता होगा कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मुझे। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज दे देता हूँ कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज जो है वो लिंक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है, जब नागासाकी और हिरोशिमा पे हमारे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, तो उस समय का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसको जाके नोबेल पीस प्राइज इस बार मिला है। तो देखिए ये नोबेल पीस प्राइज मिलना कोई बहुत ही अपने आप में उपलब्धि है और दुनिया को डिमांड करवा रही है। ऐसे टाइम में जिस समय में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है और इस समय में जो नोबेल जैसी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड मानी जाती है, प्राइजेस मानी जाती है, उसका पीस प्राइज देना, और किसको देना? नोबेल पीस प्राइज जो इसी हिंसा का पार्ट हुआ करते थे, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही एंड में ही जापान के 2 शहरों पे अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिए, तो भी न्यूक्लियर, पहली बार किसी देश ने परमाणु बम इस्तेमाल किया था किसी देश के लिए। तो सोचिए कि आप देने वालों का है ना, आप माइंडसेट समझो, और जिसको दिया उसका लिंकेज समझो। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसने किस वक्त को देखते हुए समझा, जिस समय रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, नीचे कुछ साल पहले अजरबैजान अर्मेनिया का आपस में झगड़ा हो चुका है, इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा चरम सीमा पे है, साथ ही साथ ईरान, लेबनान, ठीक है, सबको उसने शामिल कर लिया इसमें। तो समझिए ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में पूरा जल रहा है। आप यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में चले जाइए, पूरा वो पार्ट जल रहा है आपका। ऊपर चले नॉर्थ ईस्ट यूरोप में चले जाइए, वहां का दुनिया जल रहा है। नीचे आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका का ऑलमोस्ट जो आपका कॉन्गो और ये जो छोटे छोटे देश है वो सब अब टेररिज्म से लड़ रहे हैं। कहीं पे इलेक्शंस के अगेंस्ट जीते हुए इलेक्टेड मेंबर्स को हटा के वहां पे टायरेनी और एरिस्टोक्रेसी जैसी चीजें बहाल कर दी गई। अफगानिस्तान को देखिए कि अमेरिका का पुल आउट करना और किस तरह से वहां पे जो है वापस से एक टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी वो वहां पे गवर्नमेंट चला रही है। और ऐसे समय में नोबेल पीस प्राइज देने का मतलब आप देखो तो क्या था, यही जो चीज तुम पहले गलती कर चुके हो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तुम लोगों ने करके इतनी ह्यूमैनिटी का लॉस किया,
एक पीसफुल कंट्री के मतलब निहत्थे लोगों को आपने, मिलियंस पीपल को आपने जापान जैसे देशों में मार दिया आपने। आप इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक नज़रिया बनाया गया, और इसी क्रम में मुझे लगता है कि वो पीस प्राइज दिया गया। ये मेरा सेल्फ इंटरप्रिटेशन है जो मुझे समझ में आया इन चीज़ों को पढ़ के और इन चीज़ों को देखकर। और जिसे पीस प्राइज दिया गया वो एक जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आंसर्स दूंगा, पहले आप आंसर्स करोगे। अब यहाँ देखते हैं, तो बुद्धिज्म का थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशंस और देखते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर में मैंने बताया था कि आर्ट और आर्किटेक्चर्स देखो, तो मैंने बताया था कि स्तूपा, चैतन्य, विहार विहार, है ना, ये सब बुद्धा के कुछ आर्किटेक्ट थे। और इसमें सबसे फेमस आपको पता होगा सांची स्तूपा, बहरूत में है, मध्य प्रदेश के। एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है बुद्धा का। बुद्धा के एजुकेशन की बात करें, बुद्धिज्म एक ऐसा टीचिंग, ऐसी फिलॉसफी थी जिसको प्रोपिगेट किया गया थ्रू द एजुकेशन। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पुराना इतिहास का यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे, वहाँ पे बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी। उसके अलावा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतापुरी, इस तरह के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था। अगर देखते हैं उसके बाद बुद्धिज्म का जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज ऑफ पाली, पाली लैंग्वेज का बढ़ावा टीचिंग्स के फॉर्म में। अब बुद्धा के कुछ हेरिटेज साइट, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, जिसमें आपका नालंदा महाविहार, कहाँ, नालंदा में स्थित है, इसको शामिल किया गया। बुद्धिस्ट का मोनूमेंट, बुद्धिस्ट की बनी हुई बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट जैसे सांची स्तूपा एमपी में जो है, उसको यूनेस्को का साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद बोध गया में महाबोधि टेम्पल, यहाँ पे क्या है हमारा पीपल ट्री, वही पीपल ट्री जहाँ पे बुद्धिज्म ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको शामिल किया गया। अजंता केव बुद्धा के पेंटिंग्स के लिए, साथ ही साथ बुद्धा के स्टोरीज वगैरह को लिखने के लिए सब यहाँ पे कोटेड है, इस केव्स को शामिल किया गया। तो इस तरह से बुद्धिज्म की, इस तरह से जो बुद्धा का एक अपना ओवरव्यू, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि शायद जितना हो सके मैंने कवर करवाया, और ये हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ये दोनों एग्जाम्स में आपके आने के लिए काफ़ी है। और इतना अगर आपको कंटेंट पता है तो मुझे नहीं लगता है कुछ क्वेश्चंस छूटेंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं, जैसे कि बुद्धा के टेक्स्ट, साथ ही साथ बुद्धा का ऑथर, मॉन्क्स, उसके समय का लिटरेचर, इसको भी मैं एक सेपरेट वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें सारे मैं एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह को डालूंगा, ताकि जब वो टेक्स्ट का क्रम आए और पूछा जाए यूपीएससी में कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिटरेचर, ये किस धर्म से है, तो आप उसको ईजी से कर पाओ। तो बुद्धिज्म के हिस्ट्री के साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत आपको बुद्धा का ओवरव्यू फिलॉसफी भी दिया है। हालांकि कभी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको पूरी की पूरी फिलॉसफी भी पढ़ाऊंगा। तो जिस तरह से दोस्तों, अगेन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप दर्श आईएएस अकेडमी की वेबसाइट पे जाके चेक इन कीजिए और अपने कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी लीजिए और इनरोल करके मुझसे और बाकी फैकल्टी से पढ़ने का मौका पाइए।